मेरे चैनल भाषा कौशल में आपका स्वागत है। निरंतर भविष्य काल। कल्पना कीजिए कि आप किसी दोस्त को अगले हफ्ते के लिए नियत एक घटना बता रहे हैं। आप इसे अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करेंगे? निरंतर भविष्य काल ही आपका समाधान है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें भविष्य में किसी खास बिंदु पर होने वाली किसी कार्रवाई को व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह हमें उन कार्रवाइयों का वर्णन करने में सक्षम बनाता है जो भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर चल रही होंगी। निरंतर भविष्य काल अंग्रेजी भाषा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर भी निरंतर भविष्य काल का प्रयोग कम ही होता है। अधिकांशतः साधारण भविष्य और निरंतर भविष्य रूपों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। मेरा नाम है विक्रम सिंह बसाती। इस वीडियो में मैं निरंतर भविष्य काल को सरल शब्दों में और भी स्पष्ट रूप से समझाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। पसंद करें, टिप्पणी करें और साझा करें। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूँ। निरंतर भविष्य एक ऐसी कार्रवाई को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी निश्चित बिंदु पर जारी रहेगी। यह आमतौर पर किसी घटना या कार्रवाई को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित बिंदु पर घटित हो रही है। इस काल को भविष्य प्रगतिशील काल भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी कार्रवाई या घटना को दर्शाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर प्रगति कर रही है। यह सुझाव देता है कि कुछ घटित होने वाला है या किसी समय घटित होगा जो स्पष्ट या सटीक नहीं है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी क्रियाएं निरंतर नहीं हो सकती। क्रियाएं जो किसी कार्रवाई की बजाय किसी स्थिति का संकेत देती हैं, निरंतर काल में प्रयोग नहीं करी जाती। निरंतर भविष्य काल का प्रयोग केवल गतिशील क्रियाओं के साथ ही किया जा सकता है और कभी भी स्थिर क्रियाओं के साथ नहीं। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि किसी निश्चित अवधि के लिए केवल गतिशील क्रियाएं ही की जा सकती हैं। यह भी याद रखें कि निरंतर भविष्य काल में उल्लिखित कार्रवाई पहले ही शुरू हुई होगी, लेकिन समय के उस विशेष बिंदु पर पूरी नहीं हुई होगी। निरंतर भविष्य काल के 4 रूप हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक कथन बनाने के लिए सकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक कथन बनाने के लिए नकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक रूप का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है।
और नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप का उपयोग नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। सकारात्मक वाक्य निरंतर भविष्यकाल में सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग अस्थायी कार्रवाइयों और घटनाओं के बारे में सकारात्मक कथन, अनुमान या कल्पना करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर हो रही होंगी। निरंतर भविष्य सकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भविष्य सकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया विल शैल, फिर एक और सहायक क्रिया बी, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। Tony will be running a marathon this Friday. टोनी इस शुक्रवार मैराथन दौड़ रहा होगा। We shall be watering our garden tomorrow. हम कल अपने बगीचे को पानी दे रहे होंगे। हम शैल का प्रयोग केवल भविष्य के समय के संदर्भ में आई और वी के साथ करते हैं। ध्यान रखें कि विल की तुलना में शैल अधिक औपचारिक और कम प्रचलित है। I shall be meeting my friends next week. मैं अगले हफ्ते अपने दोस्तों से मिल रहा हूँगा। I will be meeting my friends to watch the movie at 3 o'clock. मैं 3 बजे फिल्म देखने के लिए अपने दोस्तों से मिल रहा हूँगा। नकारात्मक वाक्य निरंतर भविष्यकाल में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग अस्थायी कार्रवाइयों और घटनाओं के बारे में नकारात्मक कथन, अनुमान या कल्पना करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर नहीं हो रही होंगी। निरंतर भविष्य नकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भविष्य नकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया विल शैल, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर एक और सहायक क्रिया बी, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी
और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। I will not be swimming in lake tomorrow. मैं कल झील में तैराकी नहीं कर रहा हूँगा। He will not be dancing at the stage next week. वह अगले हफ्ते स्टेज पर नृत्य नहीं कर रहा होगा। शैल नोट का संकुचन शांट है और इसका प्रयोग बहुत कम होता है। विल नोट का संकुचन वॉन्ट है। हम निरंतर भविष्य नकारात्मक वाक्यों में शांट और वॉन्ट संकुचनों का प्रयोग सहायक क्रियाओं के रूप में कर सकते हैं। You won't be writing a letter to her. तुम उसे चिट्ठी नहीं लिख रहे होगे। They won't be fighting over trifles anymore. वे अब छोटी-छोटी बातों पर नहीं लड़ रहे होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य। निरंतर भविष्यकाल में प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग अस्थायी कार्रवाइयों और घटनाओं के बारे में सकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जो भविष्य में किसी विशेष समय पर हो रही होंगी। निरंतर भविष्य प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भविष्य प्रश्नवाचक वाक्य पहले एक सहायक क्रिया विल शैल, फिर कर्ता, फिर एक और सहायक क्रिया बी, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Will I be driving all night long? क्या मैं सारी रात गाड़ी चला रहा हूँगा? Will she be drawing a picture? क्या वह चित्र बना रही होगी? विशेष प्रश्न WH प्रश्न शब्दों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे when, how, what, where इत्यादि। फिर वही शब्द क्रम आता है जो प्रश्न में है। Where will they be traveling during that time?
उस समय के दौरान वे कहाँ यात्रा कर रहे होंगे? What will you be playing on your guitar next Sunday evening? आप अगले रविवार शाम को अपने गिटार पर क्या बजा रहे होंगे? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। निरंतर भविष्यकाल में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग अस्थायी कार्रवाइयों और घटनाओं के बारे में नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जो भविष्य में किसी विशेष समय पर नहीं हो रही होंगी। निरंतर भविष्य नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भविष्य नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य पहले एक सहायक क्रिया विल, शैल, फिर कर्ता, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर एक और सहायक क्रिया बी, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Will he not be washing the car when I leave? क्या मेरे जाने पर वह कार नहीं धो रहा होगा? Will she not be feeding my cat next week? क्या वह अगले हफ्ते मेरी बिल्ली को खाना नहीं खिला रही होगी? सपूचन शांत और वोट का प्रयोग सहायक क्रियाओं के रूप में भी किया जा सकता है जब निरंतर भविष्य नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। Won't he be staying until next Friday? क्या वह अगले शुक्रवार तक नहीं ठहर रहा होगा? Won't she be leaving before it gets dark? क्या वह अंधेरा होने से पहले नहीं जा रही होगी? अपने भाषा कौशलों को बेहतर बनाने के लिए सदैव बसाती की भाषा ई-पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें। ये ई-पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई-पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को प्रकट किया गया है, दोनों सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं के खुलासे के माध्यम से।
सब कुछ सरल और सुबोध भाषा में संक्षेप में किंतु संपूर्ण एवं व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये ई पुस्तकें सुविधा, सुगमता और संभावित रूप से कम लागतें तजवीज़ करती हैं। निश्चित रहे कि आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे इन ई पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके। जब आपके पास ये ई पुस्तकें होगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये पुस्तकें लचीलापन, किफायतीपन और अभिनव विशेषताएं प्रदान करती हैं जो डिजिटल जीवन शैली के साथ संरेखित होती हैं, जिससे पढ़ना अधिक सुलभ और आनंददायक हो जाता है। इसलिए पहले अवसर पर इन कीमती ई पुस्तकों को आजमाएं। जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएं। विवरण में लिंक ढूंढें। अब हम इस काल से संबंधित स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। निरंतर भविष्य काल एक ऐसी कार्रवाई को दर्शाता है जो भविष्य में समय के एक बिंदु पर जारी रहेगी। They shall be seeing the picture at 6:30 p.m. tomorrow. वे कल शाम 6:30 बजे फिल्म देख रहे होंगे। We shall be reaching Srinagar tomorrow afternoon. हम कल दोपहर को श्रीनगर पहुंच रहे होंगे। निरंतर भविष्य काल एक ऐसी कार्रवाई को व्यक्त करता है जो एक समय अवधि में घटित होगी, न कि एक साथ। The judges will be announcing the winners of the competition at 5 p.m. on Tuesday. जज मंगलवार को शाम 5 बजे प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर रहे होंगे। According to the plan, we will be meeting at the park around 11 a.m. योजना के अनुसार हम सुबह 11 बजे के करीब पार्क में मुलाकात कर रहे होंगे। निरंतर भविष्य काल भविष्य में एक ही समय पर होने वाली एक से अधिक कार्रवाइयों को इंगित करता है। I will be going to school at 8 a.m. so I can drop her off as well.
मैं सुबह 8 बजे स्कूल जा रहा होऊंगा, इसलिए मैं उसे भी छोड़ सकता हूँ। Sheena cannot make it to the reception tomorrow, as she will be traveling to London. शीना कल रिसेप्शन में नहीं आ सकती क्योंकि वह लंदन की यात्रा कर रही होगी। हम प्राय निरंतर भविष्यकाल का प्रयोग उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में बात करने के लिए करते हैं जिनके घटित होने की संभावना प्रतीत होती है। By the time you arrive, the cats will be probably be getting ready to leave. जब तक आप पहुंचते हो, मेहमान शायद जाने की तैयारी कर रहे होंगे। This time next week, I will be flying over the Pacific Ocean. अगले हफ्ते इसी समय मैं प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहा हूँगा। इस काल्पनिक घटनाओं के प्रयोग को सामान्यतः एक वाक्यांश के साथ जोड़ा जाएगा। If we don't get more help, we'll be working late into the night. अगर हमें और मदद नहीं मिली तो हम देर रात तक काम कर रहे होंगे। We won't be going to the beach tomorrow if it keeps raining. हम कल समुद्र तट पर नहीं जा रहे होंगे अगर बारिश होती रही। आप इस काल्पनिक घटना का प्रयोग स्टिल शब्द के साथ उन घटनाओं के बारे में बात करने के लिए भी सुनोगे जो पहले ही घटित हो रही हैं और भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है। It'll still be snowing when you leave for the show. जब आप शो के लिए रवाना होते हो तो अभी भी बर्फ पड़ रही होगी। I'll still be working here when I'm 80 years old. जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा
तब भी मैं यहीं काम कर रहा हूँगा। निरंतर भविष्य काल वर्तमान और भविष्य के बीच तुलना करता है। This time next month, we will be traveling to Canada. अगले महीने इसी समय हम कनाडा की यात्रा कर रहे होंगे। He will definitely be living a good life in the future. भविष्य में वह निश्चित रूप से एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा होगा। कुछ मामलों में साधारण भविष्य और निरंतर भविष्य का परस्पर उपयोग किया जा सकता है। एक समय का संदर्भ जैसे कि आर डे दर्शाता है कि कार्रवाई निरंतर होगी, इसलिए निरंतर काल वैकल्पिक है। We will work on our project. हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। We will be working on our project all day. हम पूरे दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। निरंतर भविष्य काल के सबसे आम उपयोगों में से एक ऐसी स्थिति का वर्णन करना है जहां एक लंबी कार्रवाई चल रही भविष्य में किसी अन्य छोटी कार्रवाई द्वारा बाधित होगी। I'll be cooking when the TV show starts. जब टीवी शो शुरू होगा तब मैं खाना बना रही होंगी। We will be sleeping when your plane lands at the airport. जब तुम्हारा विमान हवाई अड्डे पर उतरेगा तब हम सो रहे होंगे। याद रखें कि किसी भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए उसकी जटिलताओं और पेचीदगियों को अपनाना शामिल है। यह समझना कि निरंतर भविष्य काल को प्रभावशाली ढंग से कैसे उपयोग करना है निस्संदेह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादातर मामलों में साधारण भविष्य काल और निरंतर भविष्य काल का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इससे निरंतर भविष्य काल का महत्व कम नहीं होता। प्रत्येक काल का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। साधारण भविष्य काल एक भविष्य में होने वाली कार्रवाई को बताता है, जबकि निरंतर भविष्य काल किसी विशिष्ट समय पर उसकी चालू प्रकृति पर जोर देता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी।
निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अब भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।